क्या मूल अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता है? मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? क्या भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार में कमी या कटौती नहीं की जा सकती है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार की क्या क्या विशेषता एवं महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो चलिए उन सभी विशेषताओं के बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को तो कुछ सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है और उसे अनुच्छेद 14 से 32 तक में रखा गया है। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक में उन 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में हैं। तो उन्हीं मौलिक अधिकार में से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार हैं, तो वह मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा। अभी क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत किस तरह के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या है कि उन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो इसी वजह से अभी सिर्फ यहाँ पर आप अनुच्छेद सिर्फ देखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझे हम लोग कि भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार, और वह कुछ मौलिक अधिकार कौन कौन से? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो उस मौलिक अधिकार को केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। सबसे पहले यहाँ वर्ड समझते हैं कि सभी व्यक्तियों। सभी व्यक्तियों का मतलब कि नागरिक एवं विदेशी दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय नागरिक की बात हो रही थी, लेकिन जब यहाँ सभी व्यक्तियों को लिखा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के उसमें मतलब उस व्यक्ति सभी व्यक्ति के अंतर्गत अब भारत के नागरिक भी आएंगे और विदेशी भी आएंगे। तो उन्हीं दोनों को मिलाकर सभी व्यक्ति वर्ड लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है कि कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को अर्थात नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इन 5 अनुच्छेद को छोड़कर, इन 5 मौलिक अधिकार को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार बचते हैं, तो वह सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। अब चलिए सेकंड विशेषता के बारे में जानते हैं। वह है कि मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है। तो मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है, मतलब पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों है। तो आइए बात करते हैं कि सकारात्मक मतलब प्रकृति के अंतर्गत किस तरह का प्रावधान है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित, या फिर हम कह सकते हैं कि नागरिकों के लिए जो विशेष सुविधा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो वह सकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। प्रकृति कहने का मतलब कि मूल अधिकार का नेचर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसे रखा गया सकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत? तो नागरिकों की स्वतंत्रता या फिर नागरिकों के लिए विशेष सुविधा से संबंधित जो प्रावधान किया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान में, तो वही मूल अधिकार सकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनुच्छेद के रूप में
समझें उदाहरण के रूप में। तो कहने का मतलब हो गया कि जैसे अनुच्छेद 19 फिर 25 से 28 तक में जो भी मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है तो वह सकारात्मक प्रकृति के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक। तो नकारात्मक की अगर हम बात करें तो राज्य की शक्ति को सीमित करने से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं तो वह प्रावधान नकारात्मक प्रकृति को बताते हैं। किसकी? तो मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार के नकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत किससे संबंधित प्रावधान किया गया है कि राज्य की शक्ति को सीमित करने से संबंधित जो प्रावधान किया गया है तो उसे ही हम नकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लें कि अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21, तो ये सब जो है वह राज्य की शक्ति को सीमित करने का कार्य करते हैं और वह सब जो है नकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। अब बात करें कि इसे हम लोग आगे भी समझेंगे कि राज्य की शक्ति को सीमित करना, ठीक है, कि राज्य की शक्ति को सीमित करने का मतलब है कि एक कानून बनाया गया है कि राज्य या फिर हम सरकार कह सकते हैं कि वह सरकार भी जो है वह राज्य भी जो है वह कानून के अंदर ही रहकर कार्य करेगा। लेकिन अभी उसके बारे में और भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखें कि जिस तरह से कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि राज्य के विरुद्ध या राज्य की शक्ति के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार वैसे भी हैं जो नागरिकों के विरुद्ध भी हैं। तो वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो नागरिकों के विरुद्ध हैं? तो वो है आपका कहने का मतलब कि अनुच्छेद 15 का 2, 17, फिर 23 एवं 24, यह जो अनुच्छेद मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो जिस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है तो वह मौलिक अधिकार नागरिकों के विरुद्ध है। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उन अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे वह नागरिकों के विरुद्ध है। लेकिन अभी आपको सिर्फ पॉइंट को जानना है और इसे समझा भी रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा विशेषता क्या है मौलिक अधिकार की कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्यकृत कहने का मतलब कि राज्य के कर्तव्य के विरुद्ध, राज्य के कामों के विरुद्ध। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है राज्य, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग राज्य का मतलब सरकार समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या है कि राज्य के अंतर्गत किन किन शक्तियों का प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी आप लोग शॉर्ट में जहाँ पर भी राज्य वर्ड बोला जा रहा है तो उसे आप सरकार समझिए कि राज्य का मतलब सरकार। तो बात करें कि यह जो मौलिक अधिकार है राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इसका मतलब क्या है? इसके कई सारे मतलब हैं, तो आइए इसे जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार के कठोर शासन के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए, यह जो यहाँ पर लाइन लिखा गया है कि यह सरकार के कठोर शासन के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसे हम लोग दो पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला कि यह सरकार के कठोर शासन के विरुद्ध, यहाँ तक ही रहने दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार या फिर हम जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, तो मूल अधिकार सरकार के या राज्य के कठोर नियम या कठोर शासन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, उस पर पाबंदी लगाने का कार्य करता है। मूल अधिकार राज्य के एक पक्षीय निर्णय पर पाबंदी लगाने का कार्य करता है कि अगर राज्य या फिर सरकार एक पक्षीय निर्णय यानी एक पक्ष में सिर्फ निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर क्या है कि मूल अधिकार उस पर रोक लगाने का कार्य करता है। तो यही है इसका मतलब कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, अर्थात राज्य के कठोर शासन या राज्य के कठोर कानून के विरुद्ध यह नियंत्रण या उस पर पाबंदी लगाने का कार्य करता है। अब देखिए इसी लाइन में क्या था, दूसरा यहाँ से समझें कि नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो सरकार के या राज्य के कठोर शासन के विरुद्ध। तो आइए इसे समझते हैं कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। मतलब
कि मूल अधिकार जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। किसके विरुद्ध? तो वह राज्य के कठोर शासन के विरुद्ध। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता की यह सुरक्षा प्रदान करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने का भी कार्य करता है। कौन? तो मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि क्या है कि हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है तो उसके विरुद्ध मतलब वो क्या है कि उसके विरुद्ध वो कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसका वह उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कौन? राज्य या फिर सरकार। तो इस तरह से क्या हुआ कि आम नागरिकों को क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तो जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान किया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत सम्मान को भी मूल अधिकार बनाए रखने का कार्य करता है। फिर बात करते हैं कि जब इस तरह का प्रावधान किया गया तो इससे एक बात और भी स्पष्ट होता है कि मूल अधिकार विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की स्थापना कहने का मतलब कि मूल अधिकार कानून की सरकार बनाना चाहता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की सरकार बनाना चाहता है। और इसका मतलब यह हुआ कि कहने का मतलब यह है कि कानून सर्वोच्च है और सरकार को भी उस कानून के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। तो जब इस तरह का प्रावधान किया गया तो इससे एक बात और भी स्पष्ट हुआ कि इसका मतलब मूल अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक का मतलब लोक का मतलब लोग होता है और तंत्र का मतलब शासन। तो अर्थात लोगों के शासन वाली जो व्यवस्था है तो मूल अधिकार उसी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ही आपको समझाए कि यह विधि के शासन की स्थापना करता है। का मतलब यह हुआ कि कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। राजतंत्र की व्यवस्था यह नहीं करता है, बल्कि यह लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, प्रजातंत्र की व्यवस्था करता है। लोगों के शासन वाली व्यवस्था को बनाए रखने का यह कार्य करता है। अब बात करते हैं चौथे विशेषता के बारे में। चौथा विशेषता क्या है कि सबसे पहले हम आते हैं फिर से तीसरे विशेषता के बारे में कि यहां पर क्या पढ़े हम लोग कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। सरकार को भी यह कानून के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को या सभी व्यक्तियों को जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वह मौलिक अधिकार असीमित या निरंकुश या अत्यांतिक है। यह मौलिक अधिकार असीमित या निरंकुश या अत्यांतिक अधिकार नहीं है। इसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह असीमित या निरंकुश या अत्यांतिक क्या होता है। असीमित कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान के द्वारा जिस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसे सीमित किया जा सकता है। तो वही वर्ड है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार असीमित या निरंकुश या अत्यांतिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि राज्य या फिर सरकार उस मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण या युक्ति युक्त का अर्थ क्या होता है? उचित होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर राज्य को यह लगता है कि राष्ट्रहित या लोकहित के लिए मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है तो राज्य क्या करेगी कि उस मूल अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। किसके हित में? तो राष्ट्रहित एवं लोकहित में। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि जब मूल अधिकार पर राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा
उचित प्रतिबंध, यहाँ वर्ड आ रहा है उचित प्रतिबंध, ठीक है, अनुचित नहीं, अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि अगर राज्य अनुचित प्रतिबंध लगाता है तो फिर न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो उसे ही कहते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करना, जो तीसरे नंबर में अभी हम लोग पढ़े। लेकिन अगर वह प्रतिबंध अनुचित नहीं है बल्कि उचित है तो उसे लगाया जा सकता है। तो उसी आधार पर कहा गया है कि मौलिक अधिकार एक निरंकुश अधिकार है। मौलिक अधिकार एक मौलिक अधिकार क्या है, सॉरी, मौलिक अधिकार निरंकुश अधिकार नहीं है बल्कि यह एक अंकुश अधिकार है। यह एक असीमित अधिकार नहीं है बल्कि सीमित अधिकार है। यह एक आत्यांतिक अधिकार नहीं है और इसे ही इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे हम लोग देखें कि जब राज्य अनुचित प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है मौलिक अधिकार पर, तब क्या करेगा, न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। इसका मतलब न्यायालय क्या कर रहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान कर रहा है मौलिक अधिकार के संबंध में। लेकिन फिर चौथे नंबर में हम लोग क्या पढ़े कि राज्य जो है उस मौलिक अधिकार पर राष्ट्रहित या लोकहित के मामले में ये संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर अगर समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राज्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा है, तो एमवी पायली ने कहा है। अभी हाल फिलहाल के बीपीएससी एग्जाम में क्या है, ट्रेंड चला हुआ है किसका, कथन का। तो इसलिए आप लोगों को कथन भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों बातों से संबंधित एमवी पायली का जो पूरा कथन है वह यह है, उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट डाउन कीजिएगा कि मूल अधिकार एक ही समय में राज्य शक्ति के विरुद्ध व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है एवं राज्य शक्ति के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित भी करता है। यह दोनों कार्य एक ही समय में होता है। अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति एवं राज्य के बीच संतुलन स्थापित करके राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति को बढ़ावा देता है, उसे बढ़ाने का कार्य करता है। तो यह कथन किसने कहा है, तो एमवी पायली ने कहा है। और इस कथन को अब आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राज्य, थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़े कि राज्य की शक्ति के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन फिर हम लोग चौथे पॉइंट में पढ़े कि वही राज्य शक्ति नागरिकों की स्वतंत्रता को क्या कर रहा है, सीमित करने का कार्य कर रहा है। तभी तो यहाँ लिखा गया था वर्ड कि यह जो मूल अधिकार है यह असीमित अधिकार नहीं है बल्कि एक सीमित अधिकार है। चलिए, इन सभी बातों को तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब बात करते हैं कि मूल अधिकार को सीमित करने का आखिर प्रावधान कैसे, मतलब प्रावधान कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान में किया गया। क्या हुआ कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत को जारी किया जिसका नाम था राज्य शक्ति का सिद्धांत। और उस राज्य शक्ति के सिद्धांत के द्वारा ही अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ के राज्य को या सरकार को मूल अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान किया। तो चूंकि हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान जो किया गया है तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो उसी वजह से हमारे भारत के संविधान में भी राज्य को यह उचित प्रतिबंध मूल अधिकार पर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पांचवी विशेषता के बारे में बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, लेकिन उसके बावजूद यह एक असीमित अधिकार है। ठीक उसी तरीके से मूल अधिकार भले ही एक असीमित अधिकार नहीं है बल्कि सीमित अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद यह वाद योग्य है। वाद योग्य कहने का मतलब क्या होता है,
वाद का मतलब होता है विचार, विचार करना, अर्थात मूल अधिकार विचार करने योग्य है। लेकिन अभी भी यह बात क्लियर नहीं हुई, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यहां पर आपने क्या देखा कि मूल अधिकार पर राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह प्रतिबंध उचित है या नहीं, तो उसका निर्णय कौन लेती है? तो उसका निर्णय न्यायालय लेती है, उसका निर्णय न्यायालय करती है कि सरकार के द्वारा मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया गया है तो वह उचित है या नहीं है, तो उसका निर्णय न्यायालय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर वह विचार करने का कार्य कर रही है। अब हम यह आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए सरकार के द्वारा जब मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो चूंकि सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है, तो सरकार के द्वारा जब प्रतिबंध लगा रही है तो सरकार को तो वह लगेगा कि हम तो उचित प्रतिबंध ही लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपना कार्य उचित ही लगता है। तो सरकार अगर अनुचित भी प्रतिबंध मूल अधिकार पर लगाएगी, लेकिन तो भी सरकार को लगेगा कि हम उचित प्रतिबंध ही लगा रहे हैं। तो इसलिए हमारे संविधान के द्वारा यह अधिकार न्यायालय को सौंपा गया है कि न्यायालय इस पर चर्चा करेगी, इस पर विचार करेगी, इस पर वाद करेगी कि वह प्रतिबंध उचित है या नहीं है, तो यह न्यायालय को, यह कार्य न्यायालय को सौंपा गया है। तो इसी वजह से यह कहा गया है कि भले ही यह मौलिक अधिकार असीमित अधिकार नहीं है, लेकिन यह वाद योग्य है, विचार योग्य है। अब बात करते हैं छठे विशेषता के बारे में। छठा विशेषता क्या है कि मूल अधिकार न्यायोचित या न्याय योग्य है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित का मतलब क्या होता है? लागू। तो कभी एग्जाम में प्रवर्तित वर्ड दे दिया जाएगा, कभी लागू वर्ड दे दिया जाएगा। तो क्या है इसका मतलब? न्याय योग्य या न्यायोचित का मतलब क्या है कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके उल्लंघन पर न्यायालय के द्वारा उस मूल अधिकार को प्रवर्तित या लागू कराया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि किन किन न्यायालय को या किस किस तरह के न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उस मूल अधिकार को फिर से प्रवर्तित या लागू कराया जा सकता है। तो उसका जवाब होगा कि दो तरह के न्यायालय को यह शक्ति प्रदान किया गया है। कौन कौन सा? तो एक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति, अर्थात मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उसे फिर से प्रवर्तित या लागू कराने की शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और किस न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है? तो दूसरा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसे हाईकोर्ट कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। चलिए अब सातवीं विशेषता के बारे में बात करते हैं। वह है कि मूल अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ वर्ड को देखिएगा, यहाँ वर्ड लिखा गया है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, मतलब संविधान के द्वारा यह गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन संविधान के तरफ से किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय वर्ड लिखा गया, उच्च न्यायालय नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो इस अर्थ को समझते कि इसका अर्थ क्या है कि मूल अधिकार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति, क्योंकि जब उनके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह पीड़ित ही कहलाएंगे, तो वह पीड़ित व्यक्ति डायरेक्ट मतलब सीधे वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ वर्ड है सीधे, मतलब डायरेक्ट वह सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके मौलिक अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइएगा और हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील है उसी अपील को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई सारे अधिकार में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अगर हाई कोर्ट ने आपके अपील को, मतलब जो भी आपसे संबंधित जो भी बातें अगर उसे खारिज कर दिया गया है, तभी आप उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो आप अपने मौलिक अधिकार को फिर से लागू कराने के लिए डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मन है आपका कि आपको लगे कि पहले हम उच्च न्यायालय चले जाएं, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो वही इस वर्ड का अर्थ है कि इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात करते हैं 8वीं विशेषता के बारे में। वह यह है कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। अस्थाई कहने का मतलब यह है कि संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। यानी जो भी भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर जरूरत पड़े राष्ट्रहित या लोकहित के संबंध में, तो संसद क्या कर सकती है कि उन मूल अधिकार में कटौती या कमी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि संसद के द्वारा जो मूल अधिकार में कटौती या कमी की जाएगी तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही की जाएगी, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं, साधारण विधेयक के द्वारा नहीं, बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान किया गया है, तो उसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद क्या करेगी, इन मूल अधिकार में कटौती या कमी करेगी। साधारण बहुमत या साधारण विधेयक के द्वारा नहीं कर सकती है। तो उसी का मतलब है कि यह अस्थाई नहीं है। अब बात करते हैं अगले विशेषता के बारे में। वह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। अब आइए इसे समझते हैं कि यह पॉइंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति यह आपातकाल लगाता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यह राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। ठीक है, अभी शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से ही क्लास लाया जाएगा आगे चलकर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं। ठीक है, किस आधार पर, किन किन आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो बात करते हैं दो आधार पर, दो अलग अलग आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन कौन सा वो आधार है? तो पहला आधार है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। बाह्य आक्रमण को ही विदेशी आक्रमण भी कहते हैं। ठीक है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जिस आपातकाल की घोषणा की जाती है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आधार क्या है? एक सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी जिस आपातकाल की घोषणा की जाती है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमें समझ में आया कि युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किए गए आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, यह बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर
जिस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को बाह्य आपातकाल कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्र आपातकाल भी दो तरह के होते हैं, एक बाह्य आपातकाल और दूसरा आंतरिक आपातकाल। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण के आधार पर जिस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उस राष्ट्रीय आपातकाल को बाह्य आपातकाल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जिस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने हम लोग समझ लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, किस अनुच्छेद के तहत उसका प्रावधान किया गया है और उसकी घोषणा कौन करती है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने तरह के होते हैं, किन किन आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती, इन सभी बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझें। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान जिस मूल अधिकार का निलंबन अर्थात स्थगन किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक चार्ट दिया गया, आइए इस चार्ट से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की जाती है तब किन किन मूल अधिकार का निलंबन किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जब राष्ट्र आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब अनुच्छेद 358 के तहत या जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं। थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए फिर से समझते हैं। इस बार अभी हम लोग अनुच्छेद 358 नहीं कहेंगे। फिर से समझते हैं कि जब राष्ट्र आपातकाल की घोषणा होती है तब मूल अधिकार का जो निलंबन होता है, आइए उसे समझते हैं कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। जब तक राष्ट्र आपातकाल रहता है तो वह खुद ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन किस आधार पर? जब युद्ध या बाह्य या विदेशी आक्रमण के आधार पर इस आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है, तभी यह स्वतः समाप्त होंगे। और यह जो वर्ड लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएंगे, तो इस वर्ड का किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 358 के तहत किया गया है। तो शायद अब आप समझे होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले आपातकाल की, कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब क्या होता है कि जो अन्य मूल अधिकार बच गए हैं, यानी अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक वर्ड है अन्य मूल अधिकार। तो अभी यहां पर देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, यहां शुरुआत में ही राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किए जाते हैं, स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति को लगेगा कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार को स्थगित करना चाहिए या निलंबित करना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति इसका निर्णय लेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो क्या होगा, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। तो इसीलिए इन वर्ड को आप ध्यान से रखिए कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की गई है तब यह जो अनुच्छेद 19 है वह स्वतः निलंबित नहीं होगा। यह अनुच्छेद स्वतः निलंबित तभी होगा जब राष्ट्र आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। तो चलिए, यह जो प्रावधान किया गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है,
कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्र आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो 20-21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाएंगे। तो इन बातों का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 359 के तहत किया गया है। तो अब आप अनुच्छेद 358 और 359 समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया है कि चाहे किसी भी आधार पर राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की जाए, लेकिन यह जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, इसे कभी भी, यानी इस दो अनुच्छेद के द्वारा जो भी मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो इन दो मौलिक अधिकार का कभी भी निलंबन नहीं किया जाएगा, चाहे वह युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हो, चाहे वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो। लेकिन इस तरह का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? या हमारे मूल संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं था, बल्कि इसके लिए संशोधन को लाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर रोक लगाने का कार्य किया गया है। ठीक है, कि किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा। तो इन पॉइंट को समझ लिए। अब चलिए अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। अगला विशेषता क्या है कि ये भारतीय मतलब मौलिक अधिकार भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने अब तक पढ़ा, ठीक है, कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता या जो मूल अधिकार है सभी नागरिकों को प्रदान है, मतलब भारत के जो भी नागरिक हैं सभी, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करता है। फिर बात करते हैं अगले विशेषता के बारे में कि धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की भी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पर आपने पढ़ा था कि सरकार के कठोर शासन के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा यह प्रदान करता है। तो जब नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है तो वह बिना किसी भेदभाव के, वह यह नहीं देखता है कि वह संपन्न नागरिक है या फिर वह गरीब नागरिक है, वह यह नहीं देखता है कि वह संपन्न है या कमजोर वर्ग का है, वह बहुसंख्यक वाला नागरिक है या फिर अल्पसंख्यक वाला नागरिक है, वह यह सब बिल्कुल भी नहीं देखता है। तो इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट वह यह है कि मूल अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखने का कार्य करता है। तो अभी आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि यह क्या है कि समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय को बनाए रखने का कार्य कर रहा है। तो इसी आधार पर यह पॉइंट कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह यह है कि मूल अधिकार लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो क्या है कि आप खुद भी देखते हैं कि राजनीतिक अवसर, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने या प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो मूल अधिकार क्या है? सभी को यह अधिकार दिया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, हर वर्ग हर समाज के लोगों को यह अधिकार प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो मूल अधिकार के द्वारा। अब चलिए लास्ट विशेषता के बारे में बात करते हैं कि वह यह है कि मूल अधिकार का अधित्यजन का मतलब होता है त्याग, ठीक है, स्वतः त्याग। तो मूल अधिकार का अधित्यजन या त्याग, जिसे इंग्लिश में वेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवर। तो मूल अधिकार का अधित्यजन या त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इससे पहले आप नागरिकता पढ़ चुके हैं, नागरिकता चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता का स्वतः त्याग कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी यह मन में सवाल उठना चाहिए, क्या मूल अधिकार का भी स्वतः त्याग हम कर सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए कुछ
जगह पर अगर जैसे हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे कि नागरिकों के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार क्या करते हैं, नागरिकों के विरुद्ध भी हैं, ठीक है, नागरिकों के विरुद्ध भी शक्ति को प्रदान किए हैं। तो इसीलिए मान लीजिए किसी नागरिक के मन में लगेगा कि नागरिक के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार नागरिक के विरुद्ध भी है, तो ऐसा करते हैं कि हम इस मौलिक अधिकार का त्याग कर देते हैं, ठीक है, ना हम मौलिक अधिकार को अपनाएंगे, ना मानेंगे, ना हम उसके कानून के अंतर्गत रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मौलिक अधिकार का स्वतः त्याग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका प्रावधान कब किया गया? तो विश्वेश्वर नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत के नागरिक मूल अधिकार का स्वतः त्याग नहीं कर सकते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया? क्योंकि रीजन तो हर किसी का रीजन होता है कि क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं। तो इसका रीजन उन्होंने यह दिया कि मूल अधिकार केवल व्यक्तियों के हित के लिए, मतलब कि मूल अधिकार को केवल व्यक्तियों के हित के लिए संविधान में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। तो इसी वजह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक वह अपने मूल अधिकार का स्वतः त्याग नहीं कर सकता है। तो यही था मूल अधिकार की विशेषताएं। थैंक यू।